फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव से संबंधित जो टर्म्स हैं, टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या? जब किसी वैद्युत चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चालक के गर्म होने अर्थात उसके ताप बढ़ने की परिघटना वैद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है। अर्थात इस केस में वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। जैसे हीटर का गर्म होना, आप इलेक्ट्रिक करंट जैसे उसमें पास कराते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटर जो है उसकी कॉइल गर्म होने लगती है। अब ये प्रोसेस जो गर्म होने का या ताप बढ़ने का है, कैसे होता है? तो ये देखें, ये कंडक्टर है PQ। इस कंडक्टर या चालक में कुछ पॉजिटिव आयंस हैं और उनसे निकले हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इस चालक को वैद्युत विभवांतर, इनके सिरों पर वैद्युत विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है, अर्थात ये बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो ये देखिए, इसका पॉजिटिव एंड और ये इसका नेगेटिव। अब इस चालक के सिरे पर धन सिरे से ऋण सिरे की ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन, इन दोनों पर बल लगता है, लेकिन गति करते हैं यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में एक बल लगता है, जिससे जो है यह ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। जब ये यहाँ से चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन यानी धनायन से टकराते हैं, और जब टकराते हैं, कोलाइड होते हैं, तो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा उसको स्थानांतरित कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप जो एटम आयंस उसमें हैं, ऊष्मीय गति उनकी बढ़ जाती है, और जिसके कारण इस चालक का ताप बढ़ जाता है। देखें, जब चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है तो धारा के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणुओं से बार बार टकराते हैं और अपनी गतिज ऊर्जा का कुछ भाग स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे परमाणुओं में अनियमित ऊष्मीय गति बढ़ जाती है और चालक का ताप बढ़ने लगता है। तो इस तरह से जब किसी चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वह गर्म हो जाता है, अर्थात गर्म होने की जो घटना है यह इसका ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है। अब इस वैद्युत चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो होगी वह, उसका सूत्र क्या होगा? तो यदि किसी वैद्युत परिपथ में विभवांतर भी लगाया गया हो जिसका प्रतिरोध R है, परिपथ का प्रतिरोध R है, और उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, यदि Q आवेश T समय में प्रवाहित होता है तो स्रोत अर्थात बैटरी द्वारा ली गई कुल ऊर्जा W बराबर VQ, क्योंकि पीछे आप पढ़ चुके हैं V इक्वल्स टू W अपान Q, तो W इक्वल्स टू VQ, और Q इक्वल्स टू होता है I इंटू T, तो इसकी जगह पर हो गया I इंटू T, तो W इक्वल टू हो गया VIT। स्रोत द्वारा खर्च यह ऊर्जा प्रतिरोधक R में क्षय हो जाती है। ये जो ऊर्जा है, जो किया गया कार्य है, यह उसमें जो प्रतिरोधक है, प्रतिरोध है R, उसमें क्षय हो जाती है। अतः जो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हुई H इक्वल्स टू VIT जूल। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है? V इक्वल्स टू IR, अर्थात R इक्वल टू V अपन I होता है। ये वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दें तो V की जगह पर आप पुट करेंगे I इंटू R, तो हो जाएगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT जूल, या I की जगह पर V बाई R रख दें तो ये बन जाएगा H इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R इंटू T जूल। तो ये वैद्युत चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए सूत्र है। इसी पर आधारित है जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम, जिसे जूल्स हीटिंग लॉ भी कहते हैं।
तो अभी आपने देखा कि किसी प्रतिरोध में जो उत्पन्न ऊष्मा है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी से दिखाई जाती है। तो इस फार्मूले से स्पष्ट है कि आप इसे 3 पार्ट में लिख सकते हैं। जैसे अगर R और T को नियत कर दें तो आप कह सकते हैं कि H प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, अर्थात उस प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अर्थात धारा अगर 1 गुना बढ़ेगी तो ये H इक्वल टू 1, लेकिन अगर ये 2 हुआ तो 2 टू जा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। 3 है तो 3 3 जा 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसी तरह से H प्रोपोर्शनल R, I और T को नियत कर दिया जाए तो जो हीट प्रोड्यूस है H प्रोपोर्शनल R, अर्थात जितनी अधिक प्रतिरोधक वैल्यू होगी, R की वैल्यू होगी, उतना ही अधिक उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। इसी तरह I और R अगर दोनों को नियत कर दिए जाए तो H प्रोपोर्शनल T, अर्थात जितने अधिक समय तक प्रतिरोधक में धारा का प्रवाह कराया जाएगा उसमें उतनी अधिक समय तक, अर्थात उतनी अधिक हीट प्रोड्यूस होगी। हीट को कैलोरी में दिखाया जाता है और आपको पता है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, या इसे 4.2 भी कहते हैं। तो हीट प्रोड्यूस इन टाइम टी टाइम में कितना होगा, तो जो हीट प्रोड्यूस है कुल ऊर्जा का 4.18 से डिवाइड कर देंगे आप, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैलोरी में। तो वी आई टी अपान 4.18, आई स्क्वायर आर टी अपान 4.18, या वी स्क्वायर इंटू टी बाई आर इंटू 4.18 कैलोरी। तो ये हीट प्रोड्यूस जो इसमें हो रही है ये कैलोरी में दिखाई गई। वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पावर देने वाला होता है तो जो वैद्युत ऊर्जा व्यय होती है किस रेट से, अर्थात प्रति सेकेंड कितनी ऊष्मा का क्षय हो रहा है, तो इस तरह से स्रोत द्वारा निवेशित शक्ति, किया गया कार्य और समय का अनुपात होता है। शक्ति को P से दिखाते हैं, पावर, तो ये हो गया किया गया कार्य W बाई टी, और W इक्वल टू होता है Q इंटू V पोटेंशियल बाई टी, और Q बाई टी को एक साथ रखें तो Q बाई टी की जगह पर आप लिख सकते हैं धारा I। तो इस तरह से फार्मूला बन गया P इक्वल्स टू V इंटू आई। ओम के नियम से V इक्वल्स टू आई आर या I इक्वल टू V बाई आर यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर या I स्क्वायर आर। तो इस तरह से आप P को लिख सकते हैं P इक्वल्स टू वी आई और इक्वल टू है V स्क्वायर बाई आर या इक्वल्स टू I स्क्वायर आर। तो अब ये फार्मूला जो लिखा जाता है ये देखा जाता है कि जो वैल्यू दी गई है उसमें वी आई दिया है तो P इक्वल टू वी आई, V और R के टर्म में है तो V स्क्वायर बाई आर, और अगर V नहीं दिया है I और R दिया है तो फिर P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। वैद्युत शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। 1 वाट क्या होता है, यदि चालक के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो उसका वैद्युत सामर्थ्य 1 वाट होगी। लेकिन वैद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक और व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा kWh होता है, जिसे 1 यूनिट कहते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा या 1 kWh या 1 यूनिट, इसी को BOTU बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या सिंपली यूनिट कहते हैं। तो यदि कोई वैद्युत उपकरण जिसकी वैद्युत शक्ति 1 किलोवाट हो और वह लगातार 1 घंटे प्रयोग में लाया जाए तो क्षय विद्युत 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहलाती है। जैसे अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक हीटर है, अगर आप 1 किलोवाट का अगर है, उसे अगर 1 घंटा कंटिन्यूअस यूज में ले आते हैं तो जितनी एनर्जी कंजम्प्ट होगी, जितनी एनर्जी का खर्च होगा वह 1 यूनिट के बराबर होगा। इस 1 किलोवाट घंटा को जूल में कन्वर्ट करें
तो kWh मीन्स किलो, किलो मीन्स 1000 वाट, और आवर 1 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो इस तरह से 1000 वाट इंटू 60 सेकेंड, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसी तरह से ये वाट घंटा, तो 1 वाट इंटू 1 घंटा, तो घंटे को कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में, तो 60 इंटू 60, तो ये वैल्यू टोटल मिल जाएगी 3.6 इंटू 10⁻3 जूल। तो ये है यूनिट। अब यूनिट कैसे निकालेंगे? तो यूनिट निकालने के लिए ये सूत्र है कि व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा यूनिट में इक्वल्स टू वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटा 1000। एक छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पर कि एक 60 वाट का 60 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो एक महीने में व्यय विद्युत यूनिट में बताइए। 60 वाट का है एक बल्ब, तो पावर इसकी क्षमता हो गई 60 वाट। 2 बल्ब हैं तो 2 गुणे 60 120 हो जाएगा। 8 घंटे जलते हैं तो घंटे के जगह पर 8, और एक महीने में औसत दिन 30। तो इस तरह से व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा यूनिट में वाट गुणे घंटा गुणे दिन, तो ये 2 अप्लायंस हैं, तो 2 गुणे 60 और घंटा 8 दिन 30 बटा 1000। अब इसमें आप देखेंगे कि 0 से 0 2 कट गया, 288 बटा 10, तो यह आ जाएगा 28.8 यूनिट। इसी तरह से अगर आपको अपने घर के महीने का अगर बिजली का खर्च निकालना हो तो आप ये देखें कि आपके घर में पंखे, कूलर, टीवी, फ्रिज और बल्ब, ट्यूबलाइट, ये जो भी चल रहे हैं सबका पावर कितने घंटे चलते हैं, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि कितनी यूनिट होगी। और यूनिट का जो खर्च होता है अगर उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि टोटल बिजली का बिल कितना आया। वैद्युत धारा के अनुप्रयोग, इसके बहुत से अनुप्रयोग हैं, यहाँ पर हमें कुछ के बारे में अध्ययन करना है। तो पहला है इसमें वैद्युत बल्ब। यह वैद्युत बल्ब वह है जो पीला प्रकाश देता है, जो कि आप इस समय तो ज़्यादातर घरों में आप देख रहे होंगे कि जो है CFL, ट्यूबलाइट, LED का यूज हो रहा है। तो जो पीले प्रकाश, जो तंतु वाले बल्ब होते थे, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो वैद्युत धारा के प्रवाह होने पर टंगस्टन का बना तंतु गर्म हो जाता है। अब आप ये देखें कि ये बल्ब का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसमें क्या क्या होता है। सबसे ऊपर एक केस होता है ग्लास का, और इसके अंदर आप यहाँ से अगर आप चलें तो देखें ये इंसुलेशन, इसके बाद ये बेस कांटेक्ट वायर, ये जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट ये 2 तरह से यहाँ पर ये आता है, ये जो 2 किनारे दिए गए, इलेक्ट्रिकल फुट कांटेक्ट दिया गया है, और ये मेटेलिक होता है। ये ग्लास बल्ब है पूरा, ये बीच में एक कांटेक्ट वायर है, और ये बीच में जो है एक दिया गया है सपोर्ट वायर, सपोर्ट के लिए। जैसे अगर आप इसमें देख रहे हो तो इसके अंदर से ये जो दोनों पोर्शन दिख रहे हैं ये सपोर्ट वायर होते हैं, और यहाँ से फिलामेंट का जो तार है यह ग्लास पाइप टाइप का होता है, और इसके अंतर्गत ऐसे होते हुए और ये इस नीचे तक ये आता है। अब यह बल्ब वैद्युत धारा के अनुप्रयोग के अंतर्गत है। यहाँ पर जब इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता है तो तंतु गर्म हो जाता है, और यहाँ पर टंगस्टन जो दिया गया है, टंगस्टन का गलनांक होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। गलनांक जो है टंगस्टन का 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी बहुत उच्च ताप होता है। तो जब इसमें वैद्युत धारा यानी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की ये सप्लाई इसमें दी जाती है, तो यह 1500 से 2500 डिग्री के परास में बढ़ जाता है, इसका जो टेम्परेचर है। और जब यह टेम्परेचर इसका बढ़ता है तो बल्ब का तंतु हीट देने लगता है, तो हीट और लाइट ये दोनों में ये कन्वर्ट हो जाता है। बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है वह अक्रिय गैस, नाइट्रोजन और आर्गन गैस का मिक्सचर होता है। अक्रिय गैस क्यों भरी जाती है? अक्रिय गैस इसलिए भरी जाती है कि इसमें बल्ब का जो तंतु है जब जल रहा होता है तो जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस न हो, अर्थात इसकी लॉन्ग लाइफ बनी रहे, इसलिए इसमें अक्रिय गैस नाइट्रोजन और आर्गन गैस
भरी जाती है, जिसके फलस्वरूप बल्ब के तंतु की आयु बढ़ जाती है। इसका दूसरा अनुप्रयोग है वैद्युत ऊष्मक इलेक्ट्रिक हीटर, जो कि अच्छी तरह से आप परिचित हैं। ये देखें, इलेक्ट्रिक हीटर है। इस इलेक्ट्रिक हीटर में ये बीच में कॉइल होता है तार का, जो कि स्प्रिंग टाइप का होता है। ये देखें, इस तरह का तार होता है, नाइक्रोम मिश्र धातु की एक कुंडली। इसी तार को इसमें लगा करके और सप्लाई जो है दी जाती है। तो जब ये जल रहा होता है, अर्थात इसमें जब धारा प्रवाहित कर दी जाती है, तब ये तप्त हीटर इस तरह से रेड हार्ट जो है दिखाई देता है। तो अब इसमें देखें, यह नाइक्रोम मिश्र धातु की तार का बना कुंडली के आकार में बना हुआ ऊष्मक होता है, हीटर होता है, जिसकी प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण जल्दी वह अधिक गर्म हो जाता है। किंतु जहां हीटर में तार जुड़ा होता है, जब ये प्लग यहां पर आप इन करते हैं, जोड़ते हैं, जो वह गर्म नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि यह यहाँ पर जो पत्ती होती है, देखेंगे चौड़ी पत्ती होती है, और चौड़ी पत्ती होने के कारण इसका प्रतिरोध कम होता है। और जो आपने अभी फार्मूला पढ़ा कि H = I² RT, तो R की वैल्यू कम होगी तो ऊष्मा कम प्रोड्यूस होगी, इसलिए यह इसकी तुलना में बहुत ही कम ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात यह कम गर्म होता है। तो कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीटर में उसकी जो पत्ती होती है वह गर्म क्यों नहीं होती है, तो आपका जवाब ये होगा कि चौड़ी पत्ती होने के कारण उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, और इसके फलस्वरूप जब उसमें धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा कम उत्पन्न होती है, इसकी वजह से वह गर्म कम होता है। वैद्युत इस्त्री इलेक्ट्रिक प्रेस, ये देख रहे होंगे, सभी लोग यूज करते हैं। अब इसमें आप ये देखें कि जो ये नीचे टेफ्लॉन की कोटिंग का लेयर होता है, इसके और इसके बीच में यहाँ पर एक नाइक्रोम मिश्र धातु की तार का बना हुआ, जो कि अभ्रक की चादरों के बीच में रखा गया होता है, कुंडली की आकृति का ऊष्मक होता है, जिसे कि हम एलिमेंट कहते हैं। तो ये एलिमेंट इसके अंदर ऐसे होता है, देखें, ये देख रहे होंगे। तो यह नाइक्रोम मिश्र धातु का होता है, ये नाइक्रोम मिश्र धातु का होता है, और ये दोनों तरफ से अभ्रक की एक लेयर है, उसके बीच में ये रखा गया होता है। तो जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो इसकी कुंडली गर्म हो जाती है और हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके फलस्वरूप इसकी जो नीचे की टेफ्लॉन लेयर है यह हीट होती है और हम कपड़ा आसानी से प्रेस कर लेते हैं। अब इसी में ऑटोमेटिक भी होता है। तो ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि इसमें जो ऊष्मक एक यंत्र लगाया जाता है कि जब एक पर्टिकुलर ताप तक उसका ताप बढ़ जाता है तो वह ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है। वैद्युत फ्यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसके बारे में भी आप सुने ही हैं। वैद्युत फ्यूज परिपथ में या वैद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, सीरीज में। फ्यूज एक निश्चित धारा के प्रवाह तक ही कार्य करता है। जब परिपथ में उससे उच्च वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि हो जाती है, और जिससे फ्यूज का तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। जब परिपथ टूट जाता है तो जो भी सप्लाई है वो कट जाती है, अर्थात जो भी इंस्ट्रूमेंट अप्लायंस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस थे वह डैमेज होने से बच जाते हैं। अब यह इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसा होता है ये देखें। तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज का तार होता है यह मिश्र धातु जैसे तांबा, टिन और शीशे से निर्मित होता है। फ्यूज तार उच्च प्रतिरोधकता एवं निम्न गलनांक का होता है। निम्न गलनांक से तात्पर्य है कि एक इसका उचित गलनांक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के लिए बनाया गया हो। अब यह इसमें जो तार होता है यह 63% इसमें टिन और 37% लेड शीशा का मिश्रण होता है जो इसमें तार। इसीलिए आप घरों में जो फ्यूज वायर यूज करते हैं तो कभी कभी होता है लोग फ्यूज उड़ गया तो तांबे का कोई भी तार इसमें जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये देखें, इसे जो है जो फ्यूज है इसे किट कैट फ्यूज कहते हैं, किट कैट फ्यूज। इसमें ये इसके कांटेक्ट पॉइंट होते हैं। इधर से ये देखें
ये तार जो है दोनों सिरों पर उधर से कस दिया गया है और यहाँ पर ये तार लगा होता है जो दिखाया गया कि जो फ्यूज वायर है। जब इसको इसमें कनेक्ट कर देते हैं तो ये संपर्क यहाँ से यहाँ तक कि इसका हो जाता है और सप्लाई शुरू हो जाती है। तो जैसे इसकी सप्लाई सपोज कर लीजिए कि 10 एम्पियर के लिए बना हुआ है, तो 10 एम्पियर से अधिक की धारा प्रवाहित होगी तो यह तार गर्म होगा और गर्म होकर के ये पिघल जाएगा, अर्थात ये टूट जाएगा, और जब ये टूट जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी। ठीक इसी तरह से ये तो आप इलेक्ट्रिकल घरों में हम देखते हैं कि जो है ज़्यादातर ये लगाए जाते हैं, जहाँ से खंभे से जो तार हमारे घर में आया है प्रारंभिक सप्लाई, वहीं पर इसको जो है लगाया जाता है सीरीज में। लेकिन ये देखें ग्लास फ्यूज, ये इन्वर्टर में, कंप्यूटर में और कुछ ऐसे डेलिकेटेड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में ये लगाए जाते हैं कि अगर किसी वजह से धारा या वोल्टेज का मान अगर अधिक होता है तो वह उपकरण न जले बल्कि सुरक्षित रहे, तो इसलिए इसमें ग्लास फ्यूज ये लगाए जाते हैं। इसी तरह से हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रप्चरिंग करंट का जो है ये फ्यूज होता है, ये बहुत अधिक धारा प्रवाह जहाँ पर होता है उसमें जो है इसको प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से लिक्विड का भी जो है फ्यूज बनाते हैं, कुछ उसमें लिक्विड मटेरियल यूज किया जाता है। फ्यूज का जो सिंबल होता है, ये देखिए ओल्ड सिंबल पहले जो है वो ऐसे दिखाया जाता था कि ये फ्यूज है, लेकिन वर्तमान में फ्यूज जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज सिंबल है इस सर्किट में जो दिखाया जाता है, ये आप देखें इस आकार का दिखाया जाता है कि ये एक कह लीजिए कि जो है साइनोसाइडल वेव के तरह का है, इस तरह से आजकल ये दिखाया जाता है। लेकिन कुछ में ये फ्यूज जैसे HRC है, इस केसेस में ये इस तरह से दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो फ्यूज अपने सर्किट में ये दिखाएंगे वो फ्यूज जो है ऐसे दिखाएंगे, जो ग्रीन कलर में ये दिखाया गया है। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, फ्यूज की जगह पर इसका भी प्रयोग करते हैं। होता क्या है, MCB ये जो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, अर्थात इसमें भी जब धारा एक निश्चित मान से अधिक प्रवाहित होती है तो इसकी जो स्विच है वह ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाती है, मतलब नीचे की तरफ गिर जाती है। तो यह फ्यूज की तुलना में और अच्छा होता है। जैसे देखें, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें उसका, तो MCB में और फ्यूज में क्या अंतर है। तो ये देखिए, MCB फ्यूज की तुलना में परिपथ में प्रवाहित अधिक वैद्युत धारा के लिए तुरंत सक्रिय होता है, अर्थात जैसे ही करंट जैसे ही बढ़ी ये तुरंत जो है कट ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। यह पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, अर्थात जब इसका कट आउट हो गया, अर्थात इसकी ये स्विच जो है नीचे की तरफ गिर गई, तो फिर जो है हम इसे ऑन कर देते हैं तो फिर ये काम करने लगता है। लेकिन फ्यूज का वायर अगर मेल्ट कर गया तो वह तो दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि MCB यह पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, जबकि फ्यूज तार को पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। MCB फ्यूज की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित है। MCB जो है, क्योंकि इसमें टोटली वायर और जो भी सर्किट है ये सब पैक्ड होती है, इसलिए यह फ्यूज की तुलना में, सिंपली जो फ्यूज यूज करते हैं उसकी तुलना में बहुत ही सुरक्षित है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।